हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने जो है टाइटल से या फिर वीडियो पे जो स्क्रीन दिख रही है आपको, उससे आपको पता चल गया होगा। आज हम लोग फिर से एक सिस्टम डिज़ाइन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और वो सिस्टम जो है आप अपनी डे टू डे लाइफ में, या तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में, या फिर जब भी आप इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है इस सिस्टम को यूज़ करता है, जिसका नाम है लीड कोड ऑब्वियसली। ये जो वीडियो रहने वाली है, ये मोस्ट प्रोबेबली फॉर द बिगिनर्स एंड फॉर मिड लेवल्स, एंड होपफुली आई विल मेक श्योर दैट दिस वीडियो इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर सीनियर प्लस इंजीनियर्स एज वेल। वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज कि जब मैं आई थिंक 21 में फेसबुक के साथ इंटरव्यूज़ कर रहा था, तो जो मेरा सिस्टम डिज़ाइन राउंड में जो क्वेश्चन था, वो आई थिंक बहुत सिमिलर था डिज़ाइन लीड कोड, या फिर जो है उस क्वेश्चन का नाम था डिज़ाइन ऑनलाइन जज सिस्टम। तो आई थिंक जो सिमिलैरिटीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसीलिए जो है मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जाए जो ऑब्वियसली मेरे से ही इंटरव्यूज़ में पूछा गया है, सो दैट आई कैन शेयर कि मैंने जो है इंटरव्यूज़ पास कैसे किए थे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मेरी यार थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो प्लीज़ डोंट माइंड द वॉल्यूम। ओके। अम, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि जब भी हम इंटरव्यूज़ में सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो हमारा एक फ्रेमवर्क रहेगा। तो वो फ्रेमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था कि जब भी आपको कोई सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चन मिलेगा, तो डोंट डायरेक्टली जंप इनटू, लेट्स से, डिज़ाइनिंग द सिस्टम। You have to understand the system, get the acknowledgement from the interviewer, and then you start, let's say, uh, solving the problem, right? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। मैं एक बार जो है ये लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे कि क्या होगा ना, सॉरी, आई थिंक देन हम लोग जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करेंगे। देन हम लोग जो है कोर एंटिटी स्लैश लो लेवल डेटा मॉडल्स। फोर्थ, उसके बाद में हम लोग एपीआई डिज़ाइन स्लैश इंटरफेसेस, हाउ वुड द यूजर्स interact with the system. So this is where we define the interfaces and their relevant, let's say, interaction points. उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली में हाई लेवल डिज़ाइन में जाएंगे, जहाँ पे वी विल मेक श्योर दैट वी सेटिस्फाई दी फंक्शनल requirements, and then again we will go in deep dive. यहाँ पे हम लोग जो है अपने एचएलडी को एक्सटेंड करेंगे टू सपोर्ट दी नॉन फंक्शनल सपोर्ट, सॉरी यार, सपोर्ट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, उसके बाद में कुछ अगर इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं तो वो, आई थिंक ये हमारा जो है फ्रेमवर्क मोर और लेस रहने वाला है इस सिस्टम डिज़ाइन के क्वेश्चन के लिए। फ्रेम टू अटेम्प्ट सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यूज, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने ये कर दिया। अब जब भी हम लोगों को कोई क्वेश्चन बोलता है, तो डोंट अज्यूम एवरीथिंग, डोंट अज्यूम दी सिस्टम। आई नो यू नो कि लीड कोड क्या है, यू बीन प्रैक्टिसिंग ऑन लीड कोड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, but don't assume everything. uh, Whenever you are, let's say, trying to come up with the functional requirements, try to discuss those functional requirements with the interviewer. If you, let's say, list down multiple functional requirements, in that case your interviewer will help you, let's say, prioritize certain functional requirements which he or she wants to focus on. So don't just assume everything. All right, so let's say, अम, सबसे पहले हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट इस सिस्टम का क्या होगा। यार ये इतना छोटा फॉन्ट क्यों, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, बहुत छोटा है यार फॉन्ट है।
और आखिर में अच्छा, इस वीडियो के आखिर में मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि मैंने जो है इंटरव्यू में कैसे अपना जो डिज़ाइन किया था, वो मेरा ओवरऑल डिज़ाइन क्या था। तो आई थिंक back in 21 this was my overall design for this particular problem. Although it was not lead code, but it was basically a similar system where I had to design the online judge system, sorry. All right. So whenever you, let's say, use the lead code, what's the first feature that you use on lead code? That is the core to lead code. So user should be able to list problems, correct? Second, user should be able to code solution in multiple languages like Java, Python, C++, etc. No? Although आई थिंक इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है, थोड़े से लैंग्वेज बेस्ड सिमेंटिक्स चेंज होंगे, बट आई थिंक वी नीड टू explicitly list down all the functional requirements that we can think of. अब I think third requirement at the time was that I discussed with my interviewer was so usually people use lead code to solve the problem or to basically prepare for the interviews, but there I think she wanted me to design online just system for a contest where users should be able to list problems, users should be able to view problems, should be able to submit the codes for a particular problem, and then should be able to view the leaderboard. तो आई थिंक हम लोग वही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो उस टाइम पे हमें दी थी, और ये सेट ऑफ जो फीचर्स हैं ये आपको लीड कोड पे भी मिल जाते हैं, तो आई थिंक दैट्स अ विन विन फॉर बोथ ऑफ अस, आई मीन फॉर ऑल ऑफ अस. यूजर शुड बी able to uh, view the standings slash leaderboard. So what is leaderboard? Leaderboard is basically you in a contest you have a limited set of problems, let's say 3, 5, 7, depending on the contest where you are, depending on the contest, right? Each and then each problem has certain number of submission coming from different users, and the user who solves the most number of problems during the contest, basically they rank above in the leaderboard. All right. और अगर दो यूजर्स के बीच में जो अगर टाई है, then we basically see which user has submitted the solution to all the problems earlier than the other users. All right. So I think these are the functional requirements. Now let's come up with the non-functional requirements. So first thing that I can think of is uh, availability, VILITY, for me is greater than consistency. Why? So consistency. So if you consider the CAP theorem, so CAP theorem says that in among three features like the consistency, availability and partition tolerance, you can only pick two. You can never pick three. I think मैंने CAP theorem के ऊपर already एक वीडियो बना रखी है, तो if you want to check out in detail what is CAP theorem and when I say you can only pick two, तो मैंने वहाँ पे जो है यूज केसेस भी हर सिनेरियो के डाल रखे हैं कि जब आप तीनों पिक करने की कोशिश करते हो तब क्या होता है. व्हाई इज इट दैट वी कैन ऑलवेज pick maximum of two features out of three in CAP theorem. ठीक है. One small note, when we say consistency, availability or fault tolerance, so I think consistency is not defined on the overall system, it's defined on a particular path. So within a system you can have a path where the consistency of that path is strong, और दूसरा पाथ हो सकता है जहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है वो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी है. तो व्हेन वी से
consistency or availability, I think it's not just the overall system, but आई थिंक अ पर्टिकुलर पाथ की भी अपनी एक कंसिस्टेंसी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू डिज़ाइन द सिस्टम। सो आई थिंक ये क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग द इंटरव्यूज़। कभी-कभी क्या होता है इंटरव्यू क्वेश्चंस में कि आपकी जो आपने यहाँ पे लिखी है कैप थ्योरम के अकॉर्डिंग, वही ओवरऑल सिस्टम में एप्लीकेबल होती है, बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम आ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और फॉ आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो कंसिस्टेंसी जो है सर्टेन पाथ की हो सकती है या फिर ओवरऑल सिस्टम की होती है। बट उस केस में हमें क्या है अज़्यूम नहीं करना है। बेसिकली कॉल इट आउट टू द इंटरव्यूअर, उसके बाद में तुम उससे डिस्कस कर सकते हो। प्रेफर्ड इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, ठीक है? Second functional, non-functional requirement that I can think of, user should be able to, let's say, view the submission result within 3-4 less than 5 seconds लिख लेते हैं। I think वो ज़्यादा बेटर होगा। In less than 5 seconds। इसके अलावा कुछ और समझ में आ रहा है? इसके अलावा आई थिंक सिस्टम का स्केल, सो स्केल ऑफ द सिस्टम। सो इसके लिए मैंने क्या है पहले से कुछ कॉन्टेस्ट पहले से खोल के रखे थे। तो जैसे अगर आप लीड कोड पे देखोगे तो लीड कोड पे जो है ऑलमोस्ट 26,000 जो है यूज़र्स ने पार्टिसिपेट किया है। वहीं अगर तुम जो है लेट्स से कोड फोर्सेस पे खोलोगे कोई एक लास्ट कॉन्टेस्ट, तो वहाँ पे 20,000 यूज़र्स ने एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। तो आई थिंक स्केल यहाँ से रियल टाइम पता चल जाता है कि ऑल्दो ये जो स्केल ऑफ द सिस्टम है ये इंटरव्यूअर आपको क्लैरिफाई करेगा, बट आपको एक जनरल आइडिया लग जाता है कि हाँ ओके, अगर इस तरीके का सिस्टम है तो एक एवरेज स्केल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। करेक्ट? तो लेट्स अज्यूम कि 100 के यूज़र्स जो हैं शुड बी कैन पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट ठीक है। आई थिंक ये तीन तो मेरे को समझ में आ रही है। इसके अलावा मेरे को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखते हैं अगर कुछ लगेगा तो अगेन ज़रूरी नहीं है कि जब आप कुछ डिज़ाइन कर रहे हो, मतलब अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो और आप कुछ डिज़ाइन कर रहे हो सिस्टम, तो आप ऑन द गो सारा कुछ लिख दो। अगर आपको नहीं आ रही हैं कुछ चीज़ें तो आप जो है उस समय कॉल आउट कर सकते हो एंड यू कैन ऑलवेज कम बैक टू द रिक्वायरमेंट्स। तो इससे क्या होता है कि आपको you are not just focusing on a particular framework, you also have the let's say awareness in the interview कि अगर मान लो मेरे से कुछ मिस हो जाता है तो you can also call out on your misses during the interview। ठीक है? इसके बाद आती है अगेन लो लेवल, लेट्स जैसे लिखा है वैसे लिख देते एंटिटीज, लो लेवल डेटा मॉडल्स। तो लो लेवल डेटा मॉडल्स क्या क्या हैं इसमें? आई थिंक फर्स्ट वन इज यूजर ऑब्वियसली, second is submission, third is obviously problem and fourth is leaderboard। हाँ मेरे को अभी एक जो है रिक्वायरमेंट इसमें अभी याद आई है, ये फोर्थ में भी हो सकती है, कोड आइसोलेशन एंड सिक्योरिटी। तो जब भी आप मेंशन करोगे तो ये आपकी मतलब अगर आप कोई कॉन्टेस्ट दे रहे हो तो आप जो कोड सबमिट कर रहे हो उसी का रिजल्ट आपको मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए कोड आइसोलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली फ्रॉम यूज़र पर्सपेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लेट्स से सिस्टम पर्सपेक्टिव से बात करोगे तो एक यूज़र का डेटा जो है दूसरे यूज़र के डेटा से मिक्स कर देना और बेसिकली एक पर्टिकुलर यूज़र के कोड को अलाउ करना टू एक्सप्लॉइट द सिस्टम,
is not a good thing. So I think isolation and security of the system is also very critical, especially in this case where users can run a random code in your system, and you have to protect your system against those, let's say, those users or those that kind of code. All right. Um, okay. Let's move forward. Now comes the APIs slash system interfaces. तो here सो आई थिंक यहाँ पे जो है हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाउ वुड द यूजर्स इंटरेक्ट विद द सिस्टम. सो if we, let's say that the system exposes certain APIs, in that case we are assuming that the system is basically using the client server architecture, but in certain cases it's not the case. So in certain questions it might not be the case. So तुम्हें जो है अपनी जो थॉट प्रोसेस है वो अपने इंटरव्यूअर के साथ डिस्कस करनी है. मैं इस चीज़ पे बार बार जो है एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जब भी कोई सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो तो ऐसे आइसोलेशन में और घोड़े की तरह एक वो जो होते हैं ना, घोड़े कैसे लगे होते हैं साइड में, ऐसे करके डिज़ाइन नहीं करना है. अगर तुम कम्युनिकेट करते रहोगे अपने जो इंटरव्यूअर से है, तो तुम्हारे ऑटोमेटिकली जो थॉट है वो इंटरव्यूअर को पता चलते रहेंगे. इन केस लेट्स से दे फील यू आर गोइंग ऑफ रेल, तो वहाँ पे क्या होगा, वो लोग तुम्हें गाइड कर सकते हैं या फिर हिंट दे सकते हैं. तो ये जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है यहाँ पे डिस्कस करना आई थिंक मोर और लेस इतना अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है. बट लेट्स सी, हम लोग यहाँ पे जो है रेस्ट एपीआईज यूज़ करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले सिस्टम पे आते हैं. कौन सी हम लोग करेंगे, स्लैश कॉन्टेस्ट. ठीक है. कॉन्टेस्ट आईडी स्लैश प्रॉब्लम्स. अब क्योंकि एक कॉन्टेस्ट में लिमिटेड प्रॉब्लम्स ही होती हैं, तो आई थिंक हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है. ये पेजिनेशन पे हो गया कि एक सिस्टम में अगर बहुत ज़्यादा, एक एपीआई कॉल में अगर बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा है, तो उस केस में जो है हमें बहुत कुछ रिटर्न करना है, मतलब बहुत सारा डेटा रिटर्न करना है. तो क्योंकि कॉन्टेस्ट में जो है लिमिटेड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस वजह से आई थिंक हमें पेजिनेशन वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है. 3 4 5 प्रॉब्लम्स होती हैं, आई थिंक इतना चलता है, इतना इज़ फाइन. Sorry. And what will it return? So let's say problem DTO, और ये होगा अरे. ठीक है. सेकेंड, यूजर शुड बी एबल टू contest ID problem and slash problem ID. तो यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, प्रॉब्लम DTO. तो जब हमारा यूज़र जो है कॉन्टेस्ट की सारी प्रॉब्लम्स को लिस्ट डाउन करना चाहेगा, तो हम लोग इस एपीआई को कॉल करेंगे. और जब वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को व्यू करना चाहेगा, देन दे विल कॉल दिस एपीआई. नाउ कम्स द थर्ड. आई थिंक थर्ड इज द पोस्ट एपीआई. लेट्स फॉर नाउ लेट्स अज्यूम दैट दिस इज रेस्ट एपीआई. contest contest ID. ओके. एंड देन यहाँ पे हमारा क्या क्या चीज़ें रहेंगी. आई थिंक हेडर में हमारा वी विल यूज़ दिस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस. और सो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस में क्या है कि वी विल authenticate and authorize the users using the JWT tokens. So I think authentication and authorization is out of the scope. That's why we will not discuss much about the authentication and authorization. Or let's say session data. ठीक है. As long as we have the session data or the JWT token, we can identify the user within our system. All right. Now comes the part.
So I think content, let's not write content, let's say it's a string. What else? Code and इसके अलावा कुछ और लग रहा है? कोड भेज सकता है वो, आई थिंक दैट्स इट। बाकी अगर कुछ चाहिए होगा तो वी विल ऑलवेज कम बैक एंड सी कि क्या है। ठीक है। फोर्थ इज अगेन गेट, यहाँ पे हमें क्या चाहिए और यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न करेंगे? सबमिशन रिजल्ट। लेट्स कॉल इट पास और फेल्ड, wrong answer, TLE, etc. We will just send the status back to the client. ठीक है, अभी इन स्टेटसेस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। कॉन्टेस्ट स्लैश कॉन्टेस्ट ID स्लैश लीडर बोर्ड। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा इस केस में? यूज़र्स, लिस्ट ऑफ यूज़र्स। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एक कॉन्टेस्ट में जो है मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं। हम लोगों ने अपने स्केल में बोला है कि लेट्स से 100,000 यूज़र्स को हमें सपोर्ट करना है इन दिस सिस्टम ड्यूरिंग अ कॉन्टेस्ट। तो एक बार में तो 100,000 रिकॉर्ड्स रिटर्न करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, गिवन दैट मॉडर्न स्क्रीन जो है इतनी भी बड़ी नहीं होती हैं। मोस्टली जो है अपनी 16 इंच की लैपटॉप स्क्रीन पे सब कोड कर रहे होते हैं, तो आई थिंक इतने रिजल्ट्स एक बार में सेंड करना इज़ नॉट आइदर नॉट फीजिबल एंड ऑल्सो नॉट वाइज। तो हम लोग यहाँ पे जो है पेजिनेशन का यूज़ करेंगे। करेक्ट। यहाँ पे जो है हम लोग क्वेरी पैरम में दे देंगे पेज साइज एंड लेट्स से व्हाट एल्स, लास्ट evaluated time etc. ओके, तो आई थिंक हम लोगों ने मोर और लेस जो है अपना ये तीन चार चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एक्चुअल सिस्टम डिज़ाइन। तो अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, आई थिंक इसको ऐसे कर लेते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा, आई थिंक मैंने अपने पिछला वाला जो वीडियो था उसमें भी ये मेंशन किया था कि when you are designing the system, always first focus on satisfying the functional requirements. When you know that your system is accessible and supports all of these requirements that basically we have listed down in the beginning, then we focus on the non-functional requirements. तो आई थिंक हम लोग वही सेम पैटर्न यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट आवर गोल इज़ टू मेक श्योर दैट आवर सिस्टम is able to support our functional requirements. So let's say client slash user, इसको मीडियम लार्ज, हाँ ठीक है। अब लेट मी जस्ट सी, आई थिंक थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा API गेटवे। इसके बाद क्या होगा? लेट्स कॉल इट evaluation service or evaluation, let's not call it an evaluation service. What do you call? Let's say let's call it evaluation service for now. I think name थोड़ा सा tricky हो रहा है but it's okay. ठीक है, ठीक है, and then we have our database. ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया? अभी हमारा सिस्टम जो है सॉरी यार, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है फर्स्ट वन कि यूज़र शुड बी एबल टू लिस्ट प्रॉब्लम्स। तो क्लाइंट विल हिट दी फर्स्ट एंड पॉइंट
and the request will land onto API gateway. API gateway has certain responsibilities. One of them is, let's say, authenticating and authorizing the user. Once the user is authorized, then we also, let's say, have some rate limiting uh, feature available in API gateway, that our services are not overwhelmed by the number of submissions coming in from different users, or from even from the same users. Basically, we want to avoid the DDoS in the system, and protect our system, because it's our responsibility to protect the system against, let's say, malicious users. And once all of these conditions have been satisfied and we verify that this request is valid and we need to pass it on to our internal service, then this API gateway is also a kind of a router which basically looks at the endpoint and passes the request to the evaluation service. Evaluation service goes back to the database, fetches all the problems for a particular contest using the contest ID, and then lists them and returns the uh, certain attributes of that problem back to the user. So user should be able to view the request. I think second one is also satisfied. So when a user wants to view a particular problem, they send us the contest ID and the problem ID that we sent earlier. And they basically, again, the request reaches to API gateway. API gateway evaluates whether the request is valid or not, and then passes it to the evaluation service. Evaluation service uh, basically fetches the problem and sends it back to the client. अब बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, थोड़ी सी अपनी जो एंटिटीज़ है ना उनको थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं कि हमारी एंटिटीज़ अब एक्चुअली में क्या होंगी। हमने यहाँ पे बोल तो दिया है, सबसे पहले हमने क्या बोला, प्रॉब्लम, है ना। तो प्रॉब्लम में क्या क्या होता है, लेट्स सी, आईडी रहेगी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, टेस्ट केसेस रहेंगे, कोड स्टब रहेगा, मेटा डेटा रहेगा, लेट्स से क्रिएटेड एट, अब ये कोड स्टब क्या होता है, तो आई थिंक इसके बारे में हम लोग डीप डाइव थोड़ा सा लेटर ऑन करेंगे, बट अभी मैं इतना ओवरव्यू दे देता हूँ कि जब भी तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो, तो तुम्हारे लिए तो तुम जो लैंग्वेज जानते हो तुम उसमें सॉल्व कर रहे हो, बट दी प्लेटफॉर्म हैज़ टू मेक श्योर दैट दे बेसिकली सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट। तो उस समय क्या होता है कि तुम्हें तो जैसे एक फंक्शन कंप्लीट करना होता है, बट देर इज सम अदर कोड विच रन्स इन, बेसिकली तुम्हारा कोड किसी दूसरे कोड में इंजेक्ट होता है, एंड देन दैट बिकम्स अ होल एग्जीक्यूटेबल कोड। तो ये जो कोड स्टब होगा ये वही कोड स्टब है, इसी को हम लोग यूज़ करेंगे टू बेसिकली कंप्लीट द कोड विच कैन रन इंडिपेंडेंटली। ठीक है। प्रॉब्लम के बाद में क्या लिखा था हमने, आई थिंक यूज़र तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, यहाँ पे हम यूज़र पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, यूज़र आईडी ही रहेगा मेरे हिसाब से, बाकी कुछ मेटा डेटा रख लेते हैं। ठीक है। थर्ड वन क्या होगी, सबमिशन। तो सबमिशन की क्या होगी, सबमिशन आईडी होगी, इट इज़ लिंक्ड बैक टू प्रॉब्लम आईडी। उसके बाद में क्या होगा, यूज़र आईडी, किस यूज़र का ये सबमिशन है, एंड सर्टेन मेटा डेटा। एंड लास्ट वन इज दी, आई थिंक, कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट, आई थिंक यहाँ पे एक ये भी हमें रखनी पड़ेगी, कॉन्टेस्ट आईडी। तो अगर कोई प्रॉब्लम जो है किसी कॉन्टेस्ट का पार्ट थी, तो ये चीज़ें जो हैं आप अपने इंटरव्यूअर से डिस्कस कर सकते हो कि जो प्रॉब्लम है वो कॉन्टेस्ट का पार्ट है, या फिर बेसिकली यू कैन सॉल्व इट, इट वाज नेवर पार्ट ऑफ एनी कॉन्टेस्ट। ठीक है। तो प्रॉब्लम आईडी, यूज़र, आई थिंक कॉन्टेस्ट में क्या क्या रहेगा, यूज़र आईडी रहेगी, स्टार्ट टाइम रहेगा, एंड टाइम रहेगा,
एंड सर्टेन मेटा डेटा, ठीक है। मेटा डेटा इंक्लूड करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ डेटाबेस वी विल यूज़। तो हमारा जो क्वेरी पैटर्न है, अभी हम लोग थोड़ा सा क्वेरी पैटर्न हमारा मोस्टली जो है आइदर बाय कॉन्टेस्ट आईडी और बाय प्रॉब्लम आईडी है। यूज़र आईडी से हम लोग बहुत रेयरली सर्च करेंगे, अगर करेंगे भी तो आई थिंक इंडेक्स वुड सफाइस, ठीक है। हाँ, अब थर्ड अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यूज़र जो है कॉन्टेस्ट में जब भी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, दे विल सेंड द कोड टू आवर सिस्टम। अब यहाँ पे ये सोचना है कि डू वी वांट टू प्रोटेक्ट द कोड, इज द कोड रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो अगर कोड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो वी कैन यूज़ दी लेट्स से some mechanism which will make sure that the code, basically no user can either replay the same request or basically that particular code to a particular problem is not exposed to the external users. But it's not a financial data, so I think we don't care about the the data is being sent over the let's say uh, not so secure network, basically is the internet ना। अब तो कोड क्लाइंट जो है अपना जो कोड है वो विल सेंड टू द एपीआई गेटवे, एपीआई गेटवे। अब यहाँ पे हमारे पास कोड इवैल्यूएशन के लिए कुछ होना चाहिए। हाउ वुड यू इवैल्यूएट द कोड ऑफ द यूजर? सो द फर्स्ट सोल्यूशन दैट कम्स टू माइंड, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यू विल सी कि एंट्री लेवल या फिर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स जो होते हैं या फिर मिड लेवल या सीनियर लेवल इंजीनियर्स का डिस्टिंग बेसिकली यहाँ पे आप लोग डिस्टिंक्ट कर पाओगे उनके बीच में कि कौन किस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। तो फर्स्ट वन इज लेट्स से वी हैव मल्टीपल, सो जो हमारी एप्लीकेशन सर्विस है इट्स रनिंग ऑन मल्टीपल इंस्टेंसेस, so we can have the let's say we can run the code directly there। जो भी हमारे पास कोड है, ये क्या हो गया, ठीक है, लेट्स कॉल इट एग्जीक्यूटर। तो अब इसकी क्या प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, क्या फॉलबैक्स दिख रहे हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली जो लेटेंसी होगी काफ़ी फास्ट होगी, बिकॉज यू आर एग्जीक्यूटिंग द रिजल्ट विद इन द एप्लीकेशन सर्वर। बट क्या इज इट नेसेसरी टू एग्जीक्यूट विद इन द सेम फिजिकल मशीन? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से इफ द मशीन गोज डाउन, वी डोंट हैव द, we lose all the submission that were executing within the same machine. So we need a fallback system. We need to identify certain we need to identify the failures and make sure that the user does not have to submit the same solution again to get the evaluation. Assume कि अगर तुम contest में कोई problem solve कर रहे हो, you submitted the result and there was no response from the client, I mean from the server, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी ना। तो first of all is the problem, second is if the resources are shared between let's say the code executor and the actual machine, that's a problem. It can create the performance issues for the server. So I think that's why we want to avoid running executors directly in the physical machine. Then what is the second option? Second option is we can, let's say, have a fleet of virtual machines. So I will, let's say, ठीक है, let's call this as a, ठीक है, let's call this
एग्जीक्यूटर फ्लीट। तो लेट्स अज्यूम कि हमारे जो मशीन्स हैं वो सेपरेट हैं एंड दे आर नॉट, बेसिकली वी आर नॉट एग्जीक्यूटिंग द कोड फ्रॉम द क्लाइंट्स डायरेक्टली इन आर फिजिकल मशीन्स ऑन द सर्वर्स, सो वी एग्जीक्यूट देम सेपरेटली। अब यहाँ पे हम लोग कैसे करके मेक श्योर करेंगे कि जो है basically how would you execute the user's code on the physical machine? The first option is the creating the virtual machines for every code evaluation, और उन फिजिकल मशीन उन वर्चुअल मशीन्स में वी कैन इवेलुएट द कोड, है ना। बट देन वर्चुअल मशीन्स के जो है अपने सर्टेन डिसएडवांटेजेस होते हैं। इफ़ यू लेट्स से प्रीवियसली वर्कड विद द वर्चुअल मशीन, देन यू वुड रियलाइज कि दो वर्चुअल मशीन्स को मैनेज करने के लिए जो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हैवी होते हैं एंड दे टेक अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड इज वर्चुअल मशीन का जो स्पिन अप टाइम होता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं कि कितनी देर में वर्चुअल मशीन लाइव आ जाएगी आफ्टर लेट्स से वी स्पिन इट अप, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सिंस वी हैव टू सपोर्ट लेट्स से 100,000 यूजर्स ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट, वेयर इज यहाँ पे, तो उस केस में भी हम लोग चाहते हैं कि हमारे यूजर्स को जो एक्सपीरियंस्ड लेटेंसी है व्हेन दे सबमिट अ कोड टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दैट्स नॉट टू मच। तो अगर हमारी लेट्स से जो जो फ्लीट है उसका हम लोग अगर लेट्स से ड्यूरिंग रन टाइम स्पिन अप कर रहे हैं, इफ इट टेक्स टू मच टाइम टू कम अप ऑनलाइन, then that's a problem. So because of those reasons, I think this approach is better than executing the codes in the application server itself. All right. But this approach also has certain disadvantages, and that's why we will move to lightweight containers like the Docker containers. So हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे? Let's call Java Docker कंटेनर हो गया। ऐसे हम लोग इसको लेट्स से C++ हो गया, पाइथन हो गया, और भी एक दो लैंग्वेज चाहिए तो जावास्क्रिप्ट बोल रहा था, JS हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, instead of creating the virtual machines we will create the Docker containers. Now what's the advantage of Docker containers? First one is the obviously the isolation. Your code is the user's code which is being executed is isolated to a particular container. Second is you can also put a particular limit on the resources that the container is, let's say, trying to access. And जब भी हम लोग resources की बात करते हैं तो एक physical machine में what all resources can you think of? First one is CPU, memory, network, and disk. So let me write it down. Machine resources. First is CPU, second is memory, which is called RAM, third one is disk, and then fourth one is network. ऑलराइट, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है हम लोग फोकस कर लेते हैं अपनी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पर। तो हम लोगों की जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है, इट्स कॉल्ड लेट्स से द कोड आइसोलेशन इन सिक्योरिटी। Code isolation we have already covered because we have already containerized the code execution, तो हम लोगों ने उसको isolate तो कर दिया है। Now we need to make sure that uh, these resources, system resources, are also limited. Basically, container does not have infinite, I mean, access to the whole machine, जितना भी उस मशीन में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। क्योंकि जब भी आप क्लाउड पे कोई भी अपना लेट्स से कंटेनर क्रिएट करते हो, तो एक मशीन में मल्टीपल कंटेनर्स रन कर सकते हैं। आजकल की जो मॉडर्न मशीन है वो इतनी बड़ी, इतनी साइज में होती हैं। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम दैट ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन मल्टीपल कंटेनर्स आर रनिंग, तो वी नीड टू मेक श्योर दैट द single container is not going overboard and accessing the system resources beyond the configured limits. All right.
तो हम लोगों ने सीपीयू लिमिट कर दिया, सीपीयू लिमिट कर दिया। एंड ये जो लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे अगर आपको पता है तो सी प्लस प्लस जो है वो सिस्टम लैंग्वेज है, जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पाइथन जो है इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। तो ऑल ऑफ दीज हैव अ डिफरेंट एग्जीक्यूशन टाइम इवन फॉर द सेम कोड, बिकॉज द वे दे आर एग्जीक्यूटेड इन दिस सिस्टम है। तो इस वजह से जो है हम लोगों को डिफरेंट रिसोर्सेज टू अ डिफरेंट कंटेनर असाइन करने पड़ेंगे, बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर दैट दे आर, लेट्स से, दे हैव द एक्सेस। तो अगर मान लो किसी प्रॉब्लम, मान लो कोई बंदा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है पाइथन में, और तुमने जो कंस्ट्रेंट डाल रखे हैं वो अपने लेट्स से सी प्लस प्लस वाले डाल रखे हैं, देन दे विल ऑलवेज रिसीव द टाइम लिमिट एक्सीडेड स्टेटस इफ द लिमिट्स आर टू टाइट। ठीक है, तो हम लोगों ने लिमिट कर दी ये रिसोर्सेज। इसके अलावा हम लोग ने ये कवर कर ली है कोड आइसोलेशन। अब आते हैं, इसके अलावा कुछ और बचा है। आई थिंक लास्ट वन इज कि कोड एग्जीक्यूट होगा, देन दैट कोड बेसिकली नीड टू रीड द व्हाट डू वी कॉल द इनपुट टेस्ट केसेस। तो इनपुट टेस्ट केसेस तो हमें यहाँ से मिल जाएंगे। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, आई थिंक दिस इज द गुड टाइम टू लेट्स से डिस्कस कि हमारे जो इनपुट टेस्ट केसेस का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा। सेकेंड, टेस्ट केसेस, ठीक है। हमारी बाकी सारी रिक्वायरमेंट हो गई है क्या कवर? आई थिंक कॉन्टेस्ट वाली बची है, तो हम लोग थोड़ा क्विकली करते हैं इसको। टेस्ट केसेस हमारे लेट्स से किस तरीके के दिखेंगे। अब यहाँ पे आता है थोड़ा सा डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज एज इन इफ यू हैव सॉल्व्ड लेट्स से सर्टेन प्रॉब्लम्स इन डीएसए, देन यू अंडरस्टैंड देयर आर मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स। अब क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर कोड को जब हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं इन अ पर्टिकुलर कंटेनर, वी नीड टू गिव इट द इनपुट टेस्ट केसेस टू इवेल्युएट अगेंस्ट, है ना। तो पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। आई थिंक टाइप हो गया लेट्स से अरे इनपुट वैल्यू लेट्स से 1 2 3, देन एक्सपेक्टेड लेट्स से आउटपुट किसके अगेंस्ट हम करेंगे, लेट्स कॉल 5, ठीक है। इसको हम लोग एक्चुअली में ऐसे करके, ठीक है, और इसको अज्यूम करते हैं कि ये जो है, और भी जो भी चीज़ें तुम्हें लगती है कि और भी क्या होना चाहिए, ठीक है। एक टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए और जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है वो तुम ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो अगर एरे को देखोगे, अब जब हम लोग कोई प्रॉब्लम को, जब भी यूज़र कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो वो सॉल्व करते हैं इन लैंग्वेज विच दे प्रेफर, बिकॉज वी आर सपोर्टिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस विद इन आवर सिस्टम। तो हमें बेसिकली जो इनपुट और जो आउटपुट है उसको एक सर्टेन फॉर्मेट में देना होगा टू देयर कोड, सो दैट आर टेस्ट केसेस रिमेन एग्नोस्टिक ऑफ व्हाट देयर लैंग्वेज ऑफ कोड इज, है ना। तो उस केस में क्या करेंगे, तो ये जो टाइप है, आई थिंक ये टाइप हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम लोग अपने सिस्टम के इंटरनल लेट्स से बेसिकली अपने सिस्टम में सर्टेन सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स रख सकते हैं। जैसे अगर हमारा एरे है तो हम लोग एक सर्टेन तरीके से रीड करेंगे। अगर हमारा मान लो ट्री है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूजर्स जो कोड करते हैं वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं जिसके थ्रू उनको आउटपुट देना होता है। दे डू नॉट कोड द होल कोड नहीं प्रोवाइड करते लाइक दी कोड फोर्सेस और अदर प्लेटफॉर्म्स लीड कोड में, बट आपको एक फर्स्ट फंक्शन को कंप्लीट करना होता है, सॉरी। तो अ, तो हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे सीरियलाइजेशन भी डिस्कस करना होगा अपने इंटरव्यूअर से, कि हम लोग जो है सर्टेन स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे टू रिमेन दी लैंग्वेज एग्नोस्टिक इन द सिस्टम।
तो हम लोगों ने लेट्स से डिस्कस कर लिया कि हम किस तरीके से जो है इनपुट टेस्ट केसेस को सीरियलाइज़ करेंगे और डीसीरियलाइज़ करेंगे। नाउ द सेकंड पार्ट कम्स, हाउ वुड यू गिव इट टू द लेट्स से how would you give these test cases to to the code being executed in the containers? तो हम लोग अब यहाँ पे काम आता है किस रिसोर्स का, डिस्क रिसोर्स का। अज्यूम करते हैं कि हमने कंटेनर में या तो हम लोग जो है क्या बोलते हैं, कंटेनर में सेव कर सकते हैं एंड वी नीड देयर आउटपुट एज वेल, राइट? या फिर अ, हम लोग उनके स्टैंडर्ड इनपुट को अपना कोड दे सकते हैं, बट आई थिंक अपना इनपुट टेस्ट केसेस दे सकते हैं, बट आई थिंक during the contest it's wise to save all those test cases on the containers itself. When we, let's say, warm up for the contest, we make sure that the uh, test cases of all the problems are inside the container disk, basically एक file system में stored है, and that file system is only read only. Basically a process cannot make changes in that file directory. ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया डिस्क में, कि हम लोगों को जो भी डिस्क माउंट करनी है और या जो भी डायरेक्टरी ऑन द डिस्क माउंट करनी है वो हम लोगों को रीड ओनली में माउंट करनी है। अब उसको आउटपुट भी कहीं देना होगा सो दैट वी कैन इवेलुएट दैट आउटपुट, और आवर प्रोसेस रनिंग ऑन दैट कंटेनर कैन इवेलुएट दैट आउटपुट। तो उस आउटपुट को भी हम लोग एक डिफरेंट लेट्स से टेम्पररी डायरेक्टरी में माउंट कर सकते हैं जिसका साइज बहुत लिमिटेड होगा, और उस डायरेक्टरी में हम लोग राइट एक्सेस दे देंगे टू द प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग द कोड ऑफ द यूज़र। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे कोड राइट कर दिया एंड देन आर लेट्स से डेमन प्रोसेस रनिंग ऑन ईच कंटेनर और अदर प्रोसेसेस, वो क्या करेगा कि यहाँ से जो है कोड को इवेलुएट कर लेगा गिवन द प्रॉब्लम आईडी एंड ऑल, एंड देन गिव द रिजल्ट्स बैक टू आवर एक सेकेंड ठीक है, मैं इसको ऐसे चाह रहा था, इसमें डबल कैसे आता है मुझे याद नहीं है। कैसे आता है इसमें एरो टाइप, अरे यार याद नहीं आ रहा, ठीक है जैसा भी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो भी कोड हमने इवेलुएट किया है उसका रिजल्ट हम लोग वापस अपनी जो है इवेल्युएशन सर्विस को दे देंगे, एंड देन इवेल्युएशन सर्विस विल राइट द रिजल्ट इन इन द डेटाबेस। तो हम लोगों ने डिस्क का डिस्कशन कर लिया सिक्योरिटी पे, कि वी विल ऑलवेज माउंट द टेस्ट केसेस डायरेक्टरी एज द रीड ओनली, और जहाँ पे भी हमें रिजल्ट को सेव करना है वी विल माउंट इट एज द रीड एंड राइट। ठीक है, network access we can block, we don't want the containers to let's say communicate with the external within our internal network of the company. RAM is also limited and CPU is also limited. अब आते हैं तीसरे टाइप के केस में, जब यूजर कोड एग्जीक्यूट हो रहा है इट कैन रन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, देन इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेसिकली टर्मिनेट इट बिफोर इट लेट्स से कंज्यूम्स ऑल दी कंटेनर रिसोर्सेज। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सर्टेन प्री डिफाइंड लिमिट्स जो है हम लोग अपने सिस्टम में सेट करेंगे, लिमिट्स ऑन सीपीयू ऑन ऑन एग्जीक्यूशन टाइम। जैसे अगर मान लो कोई सी प्लस प्लस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, करेक्ट, तो उस केस में क्या होगा कि मान लो अगर प्रॉब्लम का जो क्राइटेरिया है कि उसकी जो रिजल्ट है विद इन टू टू सेकेंड्स इवेल्युएट होनी चाहिए, तो वी कैन कीप लेट्स से 3 और 4 सेकेंड्स। अगर इससे ज़्यादा एग्जीक्यूट कर रहा है वो कोड, देन वी विल टर्मिनेट द कोड एंड कीप द यूजर रिजल्ट एज द टीएलई। ठीक है, आई थिंक ये भी डिस्कस हो गया। इसके अलावा थोड़े से और ऑप्टिमाइजेशंस हैं, जैसे कि जिस तरीके के ऑप्टिमाइजेशन जो है कोड फोर्सेस करता है, उस तरीके के ऑप्टिमाइजेशन जो है हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग अपनी जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। एंड द फोर्थ वन इज यूजर शुड बी एबल टू व्यू द स्टैंडिंग्स।
तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या आता है, ठीक है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि लेट्स अज्यूम you have 100,000 users in the system participating in a contest. Now assume every time a user, let's say, tries to see what's their standing, in that case every request from the client will result into the the actual query on the database. So is it wise, especially जब भी हमारा कॉन्टेस्ट का एंड होता है, वहाँ एंड टाइम पे क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स यूजर जो है रिफ्रेश कर रहे होते हैं, है ना? तो उस केस में और प्लस एक यूजर मल्टीपल टैब्स भी खोल के रखता है। आई मीन यू कैन नॉट आस्क द यूजर्स टू मल्टी बेसिकली कीप अ सिंगल टैब, दे कीप मल्टीपल टैब्स ओपन्ड। तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। सो वी वांट टू बेसिकली मेक श्योर that we do not overwhelm the database, and basically in that case the performance of the database can degrade. उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? अम, तो सबसे पहले क्लाइंट की साइड पे आते हैं। क्लाइंट, हाउ वुड द क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर द लीडर बोर्ड standings? First solution is simply, let's say, client does the polling. Let's say every time client is on the leaderboard page, they make a request. Evaluation service fetches the results from the database and returns them back. But अगर वो बार बार reload नहीं कर रहे हैं, then it's our responsibility to update the standings, है ना? तो do we want the clients to basically reload using the browser, or can we do it ourselves? तो उस केस में हम लोग जो है पोलिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एवरी 5 सेकेंड्स, एवरी 10 सेकेंड्स। सॉरी, एवरी 5 सेकेंड्स और एवरी 10 सेकेंड्स हम लोग पोलिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई थिंक पोल एवरी 5 सेकेंड्स टू फैच लीडर बोर्ड स्टैंडिंग्स, ठीक है? अब इसकी प्रॉब्लम, इसमें क्या मतलब कमियां दिख रही हैं? अगर एवरी 5 सेकेंड हमने कर दिया, देन लेट्स सी कि क्या हमने सिस्टम पे लोड रिड्यूस किया? रिड्यूस तो अभी भी नहीं हुआ है। व्हाई? बिकॉज डेटाबेस क्वेरी एवरी 5 सेकेंड कमिंग फ्रॉम 100,000 यूजर्स, अज्यूमिंग एवरी यूजर हैज ओनली वन टैब ओपन्ड, तो दैट्स अ प्रॉब्लम, स्टिल अ प्रॉब्लम, बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो स- जब हम लोगों ने बॉटलनेक आइडेंटिफाई कर लिया है, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? सो इन दैट केस लेट्स से आवर सर्विस कैन कैश कैश द क्वेरी रिजल्ट। तो हमारे पास क्या होगा कि अरे यार, सॉरी, अरे ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है क्वेरी का रिजल्ट जो है वो कैश कर लेंगे। नाउ वेन एवर वी टॉक अबाउट कैश, वी नीड टू मेक श्योर दैट वी फर्स्ट, सो जैसा हमारा यहाँ पे एक फ्रेमवर्क है ना टू लेट्स से सॉल्व द सिस्टम डिज़ाइन प्रॉब्लम, वैसे ही एक फ्रेमवर्क यहाँ पे है हमारा, व्हाट टू डिस्कस whenever we want to, let's say, introduce cache in the system. I think first one is fairly simple, because we used cache here only because we wanted to, let's say, uh, avoid overwhelming the database. Why? Because it's a single point of failure. So uh, identify the bottleneck in the system. Second, what architecture are you going to use for cache? जैसे देर आर मल्टीपल आर्किटेक्चर्स फॉर कैश, जैसे हो सकता है कैश असाइड हो गया,
cache aside, write through, write behind, आई गेस। मतलब मुझे नाम याद नहीं है, बट मुझे पता है कि काम कैसे करता है। ठीक है। जब तुम आर्किटेक्चर डिस्कस कर ले तो उसके बाद व्हाट एग्जैक्टली विल यू स्टोर, एग्जैक्टली विल यू स्टोर इन कैश। नेक्स्ट कम्स अगेन, जब भी हम लोग कैश करेंगे, कैश की बात करेंगे, तो कैश हैज़ अ लिमिटेड साइज, करेक्ट, बिकॉज इट्स कैश ऑलवेज स्टोर्स एवरीथिंग इनटू द main memory which is called RAM. So we cannot go beyond a certain limit, so we need to basically evict certain elements when we have them, when the cache becomes full. So we need to discuss eviction policy, and the last one is what, any any drawbacks that you see, any drawbacks that we see because of cache। ठीक है, तो हम इसी फ्रेमवर्क से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है, हमने आई थिंक इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ क्या डिस्कस कर ली थी, बॉटलनेक हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, आर्किटेक्चर हम लोगों ने पिक कर लिया कि हम लोग जो है कैश साइड से चेक करेंगे। वाई? बिकॉज वी डू नॉट वांट टू ओवरवेलम द डेटाबेस। तो हम लोग क्या करेंगे, एवरी टाइम द रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम द यूज़र, we'll go to the cache, we'll check whether the result is available. If yes, then we'll return it, otherwise we'll basically fetch it from database and then populate the cache and then return it back to the user. So this architecture is called cache aside. Third one is what will you store in the database. So I think database का जो result होगा, मतलब हम लोग जो है यहाँ से हमें क्वेरी में रिटर्न करना क्या है, सिंपली। सो अगर हमारी डेटाबेस की क्वेरी देखोगे तो आई थिंक द क्वेरी वुड लुक समथिंग लाइक दिस, सेलेक्ट स्टार कॉमा सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम, लेट्स कॉल कॉन्टेस्ट और लीडर बोर्ड, जो भी नाम रखना है, वेयर लेट्स से व्हाट डू यू कॉल, where status is passed, group by करोगे, user ID, and then order by count। आई डोंट नो कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा मेरा माई सीक्वल का हाथ जो है थोड़ा सा टाइट है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये हमारी क्वेरी होगी। तो हम लोगों को इस क्वेरी का जो है रिजल्ट कैश करना है अपने कैश में, करेक्ट। तो हमारा किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, ये क्या रिटर्न कर रहा है तुम्हें, ये रिटर्न करेगा बेसिकली आइदर द यूज़र आईडीज और देयर मेटा डेटा। यूज़र आईडी की, जब तुम लीडर बोर्ड पे जाते हो तो व्हाट डू यू सी ऑन लीडर बोर्ड, यू सी कि कौन यूज़र ने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम लोग जो है इसमें लेट्स से एक रेडिस में डेटा स्ट्रक्चर होता है रेडिस सॉर्टेड सेट, तो हम लोग रेडिस सॉर्टेड सेट में अपना जो है इस क्वेरी का रिजल्ट स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, और हम लोग लेट्स से टॉप 200 या टॉप 1000 स्टोर करेंगे, बाकी हम लोग जो है डेटाबेस से ही रिटर्न कर देंगे। वाई? बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉन्टेस्ट में जो है क्या बोलते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि टॉप 1000 में कौन है, इसके बाद जो है बाकी इतना ज़्यादा नहीं प्रेफर करते हैं। अगर वो होता है तो हम लोग बेसिकली विद द हेल्प ऑफ पेजिनेशन वी कैन डायरेक्टली क्वेरी फ्रॉम द डेटाबेस यूजिंग द पेजेस एंड ऑफसेट्स एंड लास्ट इवेल्युएटेड की एंड सो ऑन। तो हम लोग जो है जो रेडिस सॉर्टेड या सेट, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, रेडिस सॉर्टेड सेट में हम लोग जो है क्या स्टोर करेंगे, यूज़र आईडी, बेसिकली यूज़र आईडी 1, यूज़र आईडी 2, और क्या रहेगा इसमें, सबमिशन। आई थिंक हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा वो सबमिशन स्कोर के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, कि टॉप पे जो रहेगा हमारा यूज़र, उसने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करी है, ऐसे करके। ठीक है, और ये रैंकिंग जो है ऐसे ही करके
चलती रहेगी, ठीक है? तो अब कैश इंट्रोड्यूस करने का एक प्रॉब्लम क्या है कि लेट्स से अगर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉन्टेस्ट, ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने पे फोकस करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द कॉन्टेस्ट पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है जितनों को जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है वो उतनी सॉल्व कर चुके होते हैं एंड ऑफ द कॉन्टेस्ट में। या तो ब्लाइंड सबमिशन मार रहे होते हैं या फिर लोग जो है लीडर बोर्ड को रिफ्रेश कर रहे होते हैं क्लिक 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 करके, ठीक है? तो उस केस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? लेट्स से we store this query result using some TTL, let's say 5 सेकंड और 10 सेकंड। तो एक ड्रॉबैक जो मेरे को दिख रहा है कि यूजर्स को जो है एग्जैक्टली नहीं दिखेगा, मतलब उनको जो है रियल टाइम अपडेट्स नहीं दिखेंगे कि रियल टाइम स्टैंडिंग्स क्या हैं, बट उनको जो है 5 सेकंड या 10 सेकंड डिलेड स्टैंडिंग्स दिखेंगी, क्योंकि हम लोग इसके एक्सपायर होने तक का वेट नहीं कर रहे हैं ना, मतलब इसके एक्सपायर होने का वेट कर रहे हैं इस क्वेरी के रिजल्ट का, करेक्ट? सेकंड ड्रॉबैक जो मेरे को दिख रहा है कि लेट्स से आफ्टर सम टीटीएल, लेट्स से 10 सेकंड बोल देते हैं, दिस कैन बी लेट्स से मतलब तुम अपने इंटरव्यूअर से डिस्कस करके इसका एग्जैक्टली कितना टाइम होना चाहिए वो डिस्कस कर सकते हो कि कितना समय तुम्हारे लिए ऑप्टिमल होगा डिपेंडिंग ऑन हिस्टोरिकल डेटा एंड सो ऑन, ठीक है? सेकंड प्रॉब्लम या ड्रॉबैक जो मेरे को दिख रहा है कि आफ्टर 10 सेकंड लेट्स से दिस कैश इज एक्सपायर्ड and multiple client requests come to evaluation service, all of them will go to the database। तो अगेन हम लोगों ने जिस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये सॉल्व करना स्टार्ट किया था वही प्रॉब्लम पे हम फिर से लैंड कर गए। हम लोग चाहते थे कि मल्टीपल रिक्वेस्ट हमारे डेटाबेस पे एक साथ ना आए, बट एग्जैक्टली द सेम इज हैपनिंग नाउ, ठीक है? तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो आई थिंक मल्टीपल अप्रोचेस हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट डू यू कॉल, सो फर्स्ट वन इज कॉल्ड रिक्वेस्ट कोएलेस, स्पेलिंग देख लेना भाई, रिक्वेस्ट कोएलेसिंग। सेकंड कॉल्ड और स्लैश बैचिंग द रिक्वेस्ट। सेकंड आई थिंक जो मुझे प्रेफर्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक्स। तो प्लस तो इसमें क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक्स में कि जब भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी, अज्यूमिंग मल्टीपल रिक्वेस्ट केम टू दिस सर्विस एंड द रिजल्ट हैज एक्सपायर्ड इन दिस कैश, तो एक तो ऑप्शन है कि हम मल्टीपल रिक्वेस्ट डेटाबेस को ना भेजें, वी बैच द रिक्वेस्ट। तो क्योंकि ये सेम टाइप की क्वेरी के लिए ही रिक्वेस्ट जा रही है, तो ओनली वन रिक्वेस्ट गोज टू द डेटाबेस, वी पॉपुलेट द रिजल्ट इन द कैश एंड देन वी रिटर्न द सेम रिजल्ट बैक टू all the other clients। Second option is we call it distributed lock। So cache, basically Redis cache also has another feature called the logs, which is implemented as a distributed locking system। So first the whichever request lands on evaluation service first will try to take the log from the cache, and once it has acquired the log, only then it will go to the database, try to fetch the results back, try to fetch the results and then populate them back to the cache and then return result to the client। आई थिंक ये सेकंड ऑप्शन हो सकता है। एक ऑप्शन जो मेरे को और दिख रहा है कि आई थिंक ये इतना पॉपुलर नहीं है, पहले पिछला वाला प्रॉब्लम मैं बहुत तेज़ी से भाग रहा हूँ क्योंकि क्योंकि समय ज़्यादा हो गया, इस वजह से मैं जल्दी-जल्दी भाग रहा हूँ। आई थिंक पिछले वाले सॉल्यूशन में मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक्स में भी अगेन सेम प्रॉब्लम है कि जब भी रिक्वेस्ट आई वन रिक्वेस्ट विल acquire the lock while others will still wait, राइट? तो उस केस में हम लोग कैसे दूसरे जो रिक्वेस्ट हैं उनको अनब्लॉक करेंगे? फर्स्ट वन विच एक्वायर्ड द लॉक रिसीव्ड, है ना? और यहाँ पे एक और जो हमारी वो है प्रॉब्लम, आई थिंक नॉट एवरीथिंग इज हैपनिंग विद इन दी, लेट्स कॉल दिस एज, ये ऐसे ही बनता है ना शायद। अरे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है? समझ जाना, यहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंसेस रन कर रहे हैं, तो नॉट ऑल ऑफ देम आर ऑन द सेम क्या बोलते हैं, सेम मशीन। Evaluation service is running on multiple machines
तो जो रिक्वेस्ट आई है वो सेम मशीन पे भी नहीं है, मल्टीपल मशीन्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जिस रिक्वेस्ट ने इस लॉक को एक्सपायर कर लिया है, हम लोगों को मेक श्योर करना है कि जो दूसरे रिक्वेस्ट हैं उनको हम लोग बता सकें जब हम लोगों ने कैश को पॉपुलेट कर दिया है। तो रेडिस में एक और फीचर है कॉल्ड पबसब, जहाँ पे जो है जो रिक्वेस्ट लॉक अक्वायर नहीं कर पाएगा टू रीपॉपुलेट दी क्वेरी रिजल्ट बैक इनटू दी कैश, वो जो है वो एक पर्टिकुलर चैनल पे या एक पर्टिकुलर पबसब स्ट्रीम पे रजिस्टर कर लेगा एंड विल लिसन अंटिल, तो जब ये पॉपुलेट कर देगा कैश में, देन इट विल पब्लिश अ कमांड और एक्शन सेइंग कि मैंने पब्लिश कर दिया है, एंड ऑल ऑफ देम विल लिसन एंड देन बेसिकली फेच द रिजल्ट फ्रॉम द कैश. So this is how we unblock the blocked request. Sorry. इसको ऐसे कर दूं, कैसे कर दूं, पता नहीं यार. ठीक है, समझ जाना, समझ गए होगे तुम लोग. ठीक है. एक और तरीका है, थर्ड तरीका है, आई थिंक सॉफ्ट लॉक, सॉफ्ट टीटीएल एंड हार्ड टीटीएल. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जब भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी इसको रीड करने की, तो वी विल फेच द रिजल्ट, अलोंग विद इट वी विल गेट द सॉफ्ट टीटीएल एंड हार्ड टीटीएल. तो सॉफ्ट टीटीएल लेट्स से 10 सेकंड है, हार्ड टीटीएल लेट्स से 10 सेकंड है, तो सॉफ्ट टीटीएल लेट्स से हो सकता है 6 सेकंड और मे बी 8 सेकंड्स. तो जब भी हम देखेंगे कि 8 सेकंड हमारे इलैप्स हो चुके हैं, तो दैट मीन्स द सॉफ्ट टीटीएल हैज इलैप्स्ड. तो we will not return the result directly from the cache. We will go to the database, fetch the result, and then return it to the cache and reset the timestamp and so on. ठीक है, इस सेट में. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेम टीटीएल का एडवांटेज ले रहे हैं, सॉफ्ट टीटीएल, जस्ट टू मेक श्योर कि हम लोग रीपॉपुलेट कर रहे हैं. और हार्ड टीटीएल इज बेसिकली जब एक्चुअली में की जो है रेडिस से रिमूव कर जाएगी. इस इस चीज़ का जो ड्रॉबैक है वो उसमें यही है कि थोड़ी देर के लिए जो है यूजर्स को स्टिल डेटा दिखेगा, बट आई थिंक इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड अगर उनको थोड़ा सा स्टिल डेटा दिख जाएगा. मतलब कोई फाइनेंशियल डेटा तो है नहीं ना, अगर फाइनेंशियल डेटा नहीं है तो देन इट्स फाइन. हम लोगों ने ये भी कर दिया, आई थिंक ये भी हमारा हो गया, पास फेल भी हो गया. आई थिंक हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हो चुकी है. व्हाट एल्स, कंसिस्टेंसी अवेलेबिलिटी हमारी हो चुकी है, आई थिंक. सॉरी. यहाँ पे अब लोग हम क्योंकि हम लोगों ने ये इस्टेब्लिश कर दिया है कि हमारे जो है मल्टीपल इंस्टेंसेस रन करेंगे, तो आई थिंक हम लोग जो है अपना लोड बैलेंसर यहाँ पे लगाएंगे एंड लोड बैलेंसर जो है हम लोग रिक्वेस्ट को राउट करेंगे. ठीक है. व्हाट एल्स, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि हम लोगों को फ्यूचर ग्रोथ कैसे सपोर्ट करेंगे. तो लेट्स अज्यूम कि इसका जो साइज़ है कितना हो सकता है. एक आईडी का साइज़ अगर हम मान लें कि बेसिकली एक रिकॉर्ड का साइज़ अगर हमारा 100 केबी है, तो 4 रिकॉर्ड्स का कितना हो जाएगा, 400 केबी. ठीक है, 400 बाइट्स, केबी क्या बोल रहा हूँ. ठीक है. ऑन एन एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं कि एक प्रॉब्लम के जो है 2 या 3 सबमिशंस होते हैं. तो एक मतलब एक यूज़र एक प्रॉब्लम के 2 या 3 सबमिशन करता है, क्योंकि मतलब एसी इन फर्स्ट गो तो बहुत कम यूज़र्स का होता है. या जैसे-जैसे प्रॉब्लम में तुम जाते हो, जैसे-जैसे उनकी हार्डनेस बढ़ती है, वैसे-वैसे जो है नंबर ऑफ सबमिशंस पर प्रॉब्लम पर यूज़र बढ़ते रहते हैं. ठीक है, तो एवरेज ले लेते हैं कि हर प्रॉब्लम का बाय एवरी यूज़र सबमिशन जो है 2 है. तो हम लोगों को जो है 800 बाइट्स जो है स्टोर करनी पड़ेंगी फॉर एवरी यूज़र फॉर एवरी प्रॉब्लम. ठीक है, तो हमारे पास लेट्स से 5 प्रॉब्लम है, 5 इंटू 8, तो ये कितना हो गया, 8 पंजे 40, 4000 बाइट्स ना, 4000 बाइट्स पर प्रॉब्लम, सॉरी पर सबमिशन. तो अगर हमारे पास
100,000 तो 3 यूज़र्स हैं, तो देखते हैं कि कितनी अम, जो है कितना हमारा निकल के आता है। तो 5 और 2 7, तो 4 इंटू 0.4 जीबी निकलता है। तो आई थिंक इतना डेटा सफिशिएंट है, मतलब इतना कोई बहुत ज़्यादा स्केल है नहीं इसका। तो आई थिंक मतलब अगर एक दिन में, मतलब एक कॉन्टेस्ट में अगर हम इतना डेटा ले रहे हैं, तो साल में कितने जो है, हर दिन अगर कॉन्टेस्ट करते भी हो तो 365, तो 365 इंटू 0.4 अगर करोगे भी, तो आई थिंक देखो तो कैसे होगा। 365 into 0.4, so 14, which is मतलब 1 टीवी, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है यार। 1.5 टीवी हो सकता है मैंने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी हो, बट मोरलेस जो है इतना डेटा हमें चाहिए रहेगा। डेटा ग्रोथ, ठीक है, तो ये है हमारी ग्रोथ। तो आई थिंक इतने को तो हम लोग जो है इजीली मेंटेन कर सकते हैं। हमें यहाँ पे कोई भागते भागते शार्डिंग नहीं कर देनी है, भागते भागते जो हमें कुछ भी नहीं मचा देना है सिस्टम में, जब तक सिस्टम डिमांड नहीं कर रहा है। तो आई थिंक सिस्टम डिमांड कर रहा था कि हम लोग जो है 100,000 यूजर्स को सपोर्ट कर सकें इन अ कॉन्टेस्ट, तो वो हम लोग इजीली कर रहे हैं। लास्ट चीज जो बची है वो ये वाली यूजर्स को जो है 5 सेकंड के अंदर रिजल्ट देना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस सर्विस के इंस्टेंसेस को तो हम मतलब हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हैं, विच इज़ फाइन, बट कंटेनर्स का क्या करें? कंटेनर्स को हम लोग कैसे करके वार्म करें? मतलब हम लोग मेक श्योर करना चाहते हैं कि कंटेनर जो है हमारे पहले से ही स्पिन अप हो रखे हैं जितने हमें चाहिए। तो जो लीड कोड करता है, जो कोड फोर्सेस करता है, वो बेसिकली क्या करते हैं कि तुम डायरेक्टली आके कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यू हैव टू रजिस्टर फॉर द कॉन्टेस्ट, ठीक है? तो हम बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ यूजर्स वी कैन इवैल्यूएट कि हमें क्या करना है, कि कितनी मशीन्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग वैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या है, कॉन्टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर देंगे, मे बी रजिस्ट्रेशन आफ्टर कॉन्टेस्ट स्टार्ट्स, लेट्स से 5-10 मिनट्स के अंदर भी हम लोग अलाउ कर देंगे जो है रजिस्ट्रेशन, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स जो है पार्टिसिपेट कर पाएँ कॉन्टेस्ट में। उससे एक आइडिया यूज़र को मिल जाता है कि हाँ, मतलब एक आइडिया सिस्टम को मिल जाता है कि कितने यूज़र्स जो हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिस्टम में। अब ये तो हो जाता है ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉन्टेस्ट क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स रैंडमली सबमिट करने की कोशिश करते हैं। ये मतलब एक पैटर्न है, ये तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, किसी भी कॉन्टेस्ट में चले जाओ, ये तुम जो है नोटिस करोगे। तो क्या उस ड्यूरेशन के लिए तुम पहले से प्री स्केल करके रखना चाहोगे? तो मेरे हिसाब से मैं तो नहीं रखना चाहूँगा प्री स्केल करके, बल्कि मैं चाहूँगा कि मेरे पास एक कोई कोई ऐसा लेट्स से सिस्टम हो, लेट्स कॉल दिस, ठीक है? मैं कॉल कॉल करूँगा इसे लेट्स से मैसेज क्यू काफका। तो उससे होगा क्या पता है? उससे होगा ये कि अगर ये वाला देखोगे सिस्टम, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सबमिशंस आ रहे हैं उनको मैं डायरेक्टली ना भेजूँ, बल्कि मैं मेरी जो इवैल्यूएशन सर्विस है वो बस उनको जो है काफका में बफर कर दे। नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अगेन क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंटेनर्स टू बेसिकली लिसन। और यहाँ पे कोई वर्कर में भी हो सकता है कंटेनर्स ना रीड करे, वर्कर कोई हो सकता है जो डायरेक्टली असाइन करे कोड टू कंटेनर्स। बट जिस तुम समझ गए हो कि हम लोग डायरेक्टली इवैल्यूएशन सर्विस से कोड कंटेनर को नहीं भेजेंगे, वी विल बफर द कोड, अगेन द सेम एडवांटेजेस। मान लो टुवर्ड्स द एंड अगर बहुत ज़्यादा लोग सबमिट कर रहे हैं और हमारे पास उतने कंटेनर्स नहीं है, वी कैन स्टिल इवैल्यूएट देयर कोड एट आवर ओन स्पीड। तो जब तुमने देखा होगा कि कॉन्टेस्ट खत्म होने के 5-7 सेकंड या मे बी 1-1 2-2 3-3 मिनट तक भी कोड इवैल्यूएट होते हैं और स्टैंडिंग जो है कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं। तो आई थिंक उसका सेम रीज़न यही है कि वो लोगों ने
इवैल्यूएशन जो है एसिंक्रोनस रखा है, सिंक्रोनस इवैल्यूएशन नहीं रखा है। अब आई थिंक एक और जो मैंने लॉजिक सुना था लोगों से, जो मैंने देखा भी है कोड फोर्सेस में, क्योंकि स्टार्टिंग की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो थोड़ी-सी सिंपल होती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स में टेस्ट केसेस, जो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होते हैं, यूनिक नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, वो भी थोड़े से कम होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस भी बढ़ते जाते हैं। मेबी अगर तुम कोड फोर्सेस पे देखो तो 1000, 10,000, 20,000 तक रहते हैं। तो उतने एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग वेट तो करेंगे नहीं। तो एक और तरीका हो सकता है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का, यूजर शुड बी एबल टू व्यू द रिजल्ट ऑफ देयर सबमिशन विद इन लेट्स से 5 सेकंड्स, कि हम लोगों ने टेस्ट केसेस को दो कैटेगरीज में बांट दिया, कि प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, और कुछ और भी बोल सकते हो। लेकिन प्री टेस्ट क्या होगा कि हम लोग जो है ओवरऑल टेस्ट केसेस का जो डेटा सेट है उसमें से सर्टेन टेस्ट केसेस को ही इवेल्युएट करेंगे ड्यूरिंग दी कॉन्टेस्ट। और जब कोड मतलब कॉन्टेस्ट खत्म हो जाएगा, देन वी विल इवेल्युएट बेसिकली एग्जॉस्टिवली जो 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 प्री टेस्ट पास हुए थे उन कोड्स को हम फिर से इवेल्युएट करेंगे अगेंस्ट ऑल द टेस्ट केसेस। तो इससे क्या होगा, ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट भी तुमने इवेल्युएट कर लिया, और मतलब ऑब्वियसली तुम रिड्यूस नहीं करना चाहोगे, बढ़ा के रखना चाहोगे, जो आई थिंक कोड फोर्सेस भी करता है, कि जैसे-जैसे तुम्हारा मतलब प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, तो तुम जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम करोगे सॉल्व, तो वो आई थिंक डायरेक्टली रिजल्ट वहीं मिल जाता है। लेकिन चौथी, 5वीं प्रॉब्लम का जो रिजल्ट है, वो तुम्हें प्री टेस्ट पे मिलता है। लेकिन दे ऑलवेज से कि passing pre-test does not mean that your code has been accepted. It will be evaluated after the contest, and once your code, let's say, is evaluated correctly and is accepted, only then your code will be given accepted status. बट वहाँ पे भी हम लोग evaluate कर सकते हैं। आई थिंक यार वीडियो फिर भी थोड़ी सी बड़ी होगी, बट आई होप कि मैंने इनफ चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं इस सिस्टम में, है ना? हम लोगों ने क्या-क्या डिस्कस किया, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हम लोगों ने अपना फ्रेमवर्क हम लोगों ने जो पिक कर रखा है वो यूज़ किया। लीड कोड की हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट पिक करी, नॉन फंक्शनल कोर एंटिटीज़, एपीआईज़। उसको बाद हम लोगों ने क्या किया, हाई लेवल डिज़ाइन में गए। हाई लेवल डिज़ाइन में हमने बाकी सिक्योरिटी और आइसोलेशन हम लोगों ने अचीव किया इसके थ्रू। डेटाबेस को हमें पार्टीशन नहीं करना था, शार्डिंग नहीं करनी थी, बिकॉज़ द डेटा ग्रोथ इज़ नॉट दैट मच। हम लोग माईसीक्वल डेटाबेस ही यूज़ करेंगे, या पोस्टग्रेस, कोई भी रिलेशनल डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारी ये रिक्वायरमेंट थी कि लीडर बोर्ड फेच कर पाए यूज़र ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट या आफ्टर द कॉन्टेस्ट एज वेल। तो 100,000 यूज़र्स के लिए उतना डेटाबेस पे क्वेरी मारना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज़ ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ द परफॉर्मेंस। सो वी थॉट ऑफ हैविंग अ कैश। लेकिन जब भी हमने कैश इंट्रोड्यूस किया तो हमारी प्रॉब्लम क्या-क्या थी? मतलब हम लोगों ने कैश को डिस्कस करने का एक फ्रेमवर्क डिस्कस किया था ना। Identify the bottleneck, then the architecture, what architecture will you use, then what data will we store, what exactly will store in the cache, then the eviction policy and the drawbacks. आई थिंक बॉटलनेक हमारा यहाँ पे डेटाबेस था। आर्किटेक्चर हम लोगों ने कैश साइड पिक किया था। डेटा स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। रेडिस सॉर्टेड सेट हम लोग यूज़ करेंगे सबमिशन स्कोर पे, ठीक है? और हम लोग जो है पूरा लीडर बोर्ड का डेटा स्टोर नहीं करेंगे, हम लोग जो है 1000 यूजर्स का ही डेटा स्टोर करेंगे, एंड बाकी का डेटा हम लोग डायरेक्टली फ्रॉम द डेटाबेस रिटर्न कर देंगे यूजिंग द पेजेस। एविक्शन पॉलिसी हम लोगों ने क्या करी है स्टोर, हम लोगों ने टीटीएल यूज़ किया है हम लोगों ने। तो देर आर 3 और 4 एविक्शन पॉलिसीज, जैसे एलआरयू, लीस्ट रिसेंटली यूज, एलएफयू, लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, टीटीएल, और मेरे को याद नहीं आ रहा है, और फीफो मान लो यूज़ कर सकते हो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम लोगों ने जो है आई थिंक टीटीएल यूज़ किया, तो हमने एविक्शन पॉलिसी भी डिस्कस कर ली, एंड फाइनली ड्रॉबैक्स ऑफ द कैश। तो कैश ड्रॉबैक भी हमने डिस्कस कर लिए थे, कि जब भी कोई की एक्सपायर होगी तो जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं हमारी लेट्स से क्लाइंट से, वो सारी की सारी डेटाबेस पे जाएंगी। तो हाउ वुड वी मेक श्योर दैट ऑल द रिक्वेस्ट आफ्टर द क्वेरी रिजल्ट हैज एक्सपायर्ड डू नॉट गो टू द डेटाबेस। तो हम लोगों ने क्या किया था, पहला था रिक्वेस्ट बैचिंग और रिक्वेस्ट कोएलेसिंग। वहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट को एक सिंगल पाइप के थ्रू भेजेंगे। सेकंड था डिस्ट्रीब्यूटेड लॉग्स, यहाँ पे हम लोग लॉग्स, रेडिस का एक सेकंड डेटा स्ट्रक्चर है लॉग्स, हम लोग
डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक्स लेने की कोशिश करेंगे, एंड व्हिचएवर थ्रेड और रिक्वेस्ट acquires the lock will basically query the database and populate the result back to the cache and then return the result back to the user. और एक और स्ट्रैटेजी थी, वो थी कि मतलब ये सारी स्ट्रैटेजी किसकी थी कि हम लोग डेटाबेस को फिर से बॉम्बार्ड ना कर दें विद द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। तो एक था सॉफ्ट टीटीएल और हार्ड टीटीएल। सॉफ्ट टीटीएल और हार्ड टीटीएल हम लोग मेंटेन करेंगे इसी मान लो इसी डेटा स्ट्रक्चर में, या एक सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर भी मेंटेन कर सकते हैं। और जब भी सॉफ्ट टीटीएल हमारा इलैप्स हो जाएगा, देन विल मेक श्योर द रिक्वेस्ट गोज टू द डेटाबेस एंड कम्स बैक एंड रीपॉपुलेट्स द क्वेरी रिजल्ट। तो इससे क्या होगा, हमने विदाउट एक्चुअली एक्सपायरिंग द की रिजल्ट को पॉपुलेट कर दिया। आई थिंक भाई आज की वीडियो के लिए ना मेरे हिसाब से इतना ही रखते हैं, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो गई है। मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है, अगर ऑब्वियसली अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। सब्जेक्टिव डिज़ाइन है, ठीक है? ये हमेशा याद रखना है, डिज़ाइन सब्जेक्टिव है। As long as you can provide the reasoning behind choosing each and every component in your design, I think तुम्हारा रिजल्ट जो है पास हो जाएगा। हम लोगों ने इनफ डीप डाइव किया है, आई होप इनफ डीप डाइव किया ऑन एवरी component एंड व्हाई वी चोज द components। इसके अलावा आई थिंक एक एक जो क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे पोलिंग की बजाय जो है वेब सॉकेट यूज़ कर सकते थे, बट वेब सॉकेट में यहाँ पे इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं है बिकॉज ओनली द सर्वर वांट्स टू सेंड द डेटा। क्लाइंट, क्योंकि तुम लोग अगर करोगे भी तो लीडर बोर्ड के लिए ही करोगे, ठीक है? तो क्लाइंट तो इतनी डेटा मतलब लीडर बोर्ड वाली रिक्वेस्ट जब वो भेज रहा है तो उसके बाद तो वो डेटा कुछ भेज नहीं रहा है ना, और रियल टाइम अपडेट हमें चाहिए भी नहीं है। मतलब अगर 5 सेकंड या 4 सेकंड डिले आ भी जाता है लीडर बोर्ड में तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये कोई फाइनेंशियल डेटा तो है नहीं, तो आई थिंक डिले भी एक्सेप्टेड है। आई थिंक सबको एक्सेप्टेड होता है कि अगर 5-7 सेकंड जो है डेटा डिलेड रहेगा तो भी। अम, इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे भी डिस्कस कर लिए थे सिस्टम रिसोर्सेज को कैसे लिमिट करना है, टेस्ट केसेस को कैसे करके देना है, इन प्रोसेसेस को टेस्ट केसेस का जो है स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो। आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है? और इसके अलावा क्या हो सकता है? ठीक है भाई, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। पिछली वीडियो पे अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चन है तो तुम मेरे को कमेंट में बता सकते हो उस वीडियो के। मैं ट्राई करूँगा कि उसके जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँ। बाकी इस वीडियो में अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और होपफुली मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और मैं पिछले 3 वीक से देखो भाई लोग कंसिस्टेंट हूँ। 3 वीक से मैं जो है कंसिस्टेंटली कंटेंट बना रहा हूँ। इस वीक मेरी तबीयत ख़राब थी, बट आई आई थॉट क्योंकि मैंने कमिटमेंट दिया है तो व्हाई नॉट मेक द वीडियो। भले ही थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगी, जैसे मेरे को अभी फ़ीवर आ रहा है, मेरे यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम भी है। तो बस मेरा बस इतना ही कहना है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर कोई क्वेश्चन है इस डिज़ाइन के बारे में तो कमेंट कर देना। बाकी फिर मिलेंगे भाई लोग हम लोग अगले वीडियो में। ओह वेट! हम लोगों ने ये तो डिस्कस किया ही नहीं कि मैंने पहले कैसे डिज़ाइन किया था। चलो यार, अभी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन होगा, और इसका हो सकता है मैं पार्ट 2 बना के डाल दूँ कि मैंने इंटरव्यू में एक्चुअली में कैसे सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को, ठीक है? जब मेरे से मतलब फेसबुक में ये क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में, तो उस समय कैसे सॉल्व किया था, मोर और लेस अभी भी सेम ही मेरे को डिज़ाइन लग रहा है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।